प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग इस समय समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज पिछले टर्न पर भी कुछ प्रश्न लगाया गया था। आज समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो यह प्रश्नावली इसमें लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे समाकलन के अनुप्रयोग, इंटीग्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, ठीक, अब ये प्रश्नावली 8.2 का पहला ही प्रश्न है। कह रहा है कि परवलय x² बराबर 4y तथा 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये बताया गया था, यदि याद हो, परवलय x² बराबर 4y का फिर ऐसे बनता है। यहाँ बना हुआ है x² बराबर, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेसिंग कर लिए, ये हो गया। दूसरा तो परवलय का समीकरण हो गया यहाँ पे, फिर वृत्त लिखा हुआ है। हम जानते हैं वृत्त का समीकरण यदि इस रूप में लिखा जाता है, यदि x² प्लस y² बराबर होता है a²। यह ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0,0 और त्रिज्या a हो। जो समीकरण वृत्त का दिया हुआ, यहाँ लिखा हुआ 4x² प्लस 4y², तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इस रूप में बदलेंगे, मतलब 4 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो हो गया x² प्लस y² बराबर होगा 9/4। वृत्त का केंद्र 0,0 हो जाएगा और इससे तुलना करेंगे, a² बराबर 9 बटा, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2। देख, हम वृत्त का भी ट्रेसिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका वृत्त, हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका परवलय हो गया। ये मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इन दोनों के बीच करेंगे। ठीक है, तो परवलय का समीकरण, वृत्त का समीकरण, जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, दो वक्र दिया होता है, तो हम करते क्या हैं कि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक वक्र से x या y का मान निकाल करके दूसरे वक्र में रखते हैं। यहाँ पे समीकरण x² बराबर 4y लिखा हुआ है। x² का मान समीकरण 2 में रखने पर, x² का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए y बराबर 1/2 हो गया और y बराबर हो गया -9/2। ठीक, अब देखिए y बराबर 1/2 और y बराबर -9/2। y बराबर -9/2 का मतलब हो गया लगभग -4.5, कहीं बाहर आ जाएगा ये, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 3/2 है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो 3/2 हो गया, तो इधर आ जाएगा वो अमान्य, मतलब उस फिगर से कोई कटेगा नहीं इस बिंदु पर कहीं न कहीं। ठीक, और वैसे भी देखिए, यदि y का मान इस यहाँ पर रख दिया जाए तो नेगेटिव x² नेगेटिव हो जाए, जो कि इमेजिनरी हो जाएगा, वो भी मान्य नहीं होगा। इसलिए लिखा हुआ है x बराबर, ये अमान्य लिखा हुआ है। इसका मतलब कि परवलय यहाँ काट रहा है। देखिए y बराबर 1/2 ले लेंगे, x का मान हो गया कर्णी में 2, तो यह परवलय y भी धनात्मक आ रहा है, x भी धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में कर्णी में 2, 1/2 बिंदु a पर देखिए बना हुआ फिगर, या परवलय बिंदु a पर कर्णी में 2, 1/2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये परवलय हो गया, ये वृत्त वाला भाग में प्रतिच्छेद बिंदु निकल गया। वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु a है। अब अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखिए लिखा हुआ छायांकित भाग OABO का क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर है, देखिए ये है जो छायांकित भाग है, तो OAOBO का क्षेत्रफल ये है पूरा का, ये है हमको अभी। ठीक, तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, OAO', देखिए OAO', इसका क्षेत्रफल निकाल लें और उसका हम 2 गुना कर दें, क्योंकि पूरा जो छायांकित भाग है वो पूरा दोनों प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, सिमेट्रिकल है। कि प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसका 2 गुना कर दें, तो पूरा का पूरा जो साइडेड एरिया है निकल जाएगा।
यहाँ लिखा हुआ है छायांकित भाग ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणे छायांकित भाग ओ ए ओ डैश बी। और हम दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल यदि याद हो तो बताया गया, तो फार्मूला क्या होता है, ए से बी इस तरह का होता है, y2 माइनस y1 dx। y2 लिया गया था कि वक्र का वह भाग, साइडेड एरिया का वह भाग, देखिए ये ऊपर वाला भाग, ऊपर वाले वक्र से y का मान निकाल करके y2 के स्थान पर रखेंगे। और y1 का मतलब होता है जो साइडेड एरिया में या नीचे वाला पोर्शन है वह किस वक्र का भाग है। यहाँ यह किसका भाग है, ये परवलय का भाग है। तो y1 के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और y2 के लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला भाग ले रहे हैं हम, और ऊपर भाग किसका पोर्शन है, ये वृत्त का है। इसका मतलब y2 का मान क्या होगा, वृत्त के समीकरण से जो y का मान निकाला जाएगा वो y2 हो जाएगा। तो 2 गुणे इतना आ गया। अब लिमिट देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण लिमिट है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो वक्र के लिए x का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर के, देखिए यदि हल लंब डाल दिया जाए तो बिंदु ए का निर्देशांक कर्ण में 2,1/2 है। इसका मतलब लंब डालने पर m का निर्देशांक हो जाएगा कर्ण में 2,0। इसका मतलब कि x का मान जो है 0 से लेकर कर्ण में 2 तक चेंज हो रहा, बदल रहा है। लिमिट कहाँ तक जाएगा, इंटीग्रेशन का जो लोअर लिमिट है 0 हो जाएगा, अपर लिमिट कर्ण में 2 होगा। तो ये हो गया 2, 0 से कर्ण में 2। y2 क्या था, ऊपर वाला वक्र था, ऊपर वाले वक्र का भाग था जो कि सर्कल था, वहाँ से y का मान निकाल कर यहाँ लिख दिया, ठीक। माइनस y1 का y1 का मतलब ये था कि परवलय से y का मान निकाल करके y1 के स्थान पर रख दिया गया। ये तो ठीक, यहाँ देखिए यहाँ इसको हल कर दिया गया है, ठीक, फार्मूला लगाया गया है और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब दो वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम निकाल क्या लेते हैं कि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। उसके बाद जो साइडेड एरिया दिया हुआ है यदि वह एकदम सिमेट्रिकल है तो एक भाग का निकाल करके, जैसा 2 पार्ट का निकालना 2 गुना कर देंगे। पूरा चारों भाग का निकालना होगा, ऐसा होता है कि 4 जगह एकदम सिमेट्रिकल आ रहा है तो हम 4 का गुणा करेंगे। अगला चौथा है, समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष -1,0 हो, 1,3 हो, 3,2। एक तो चूँकि समाकलन का उपयोग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समाकलन के उपयोग के लिए हम जानते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वक्र चाहिए। वो चाहे सरल रेखा हो चाहे और कोई भी वक्र हो सकता है। फिर आप त्रिभुज में कह रहा है, इसका त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, एक सरल रेखा के रूप में होती हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो मान लिया एक को ए मान लिया गया है, दूसरे को बी मान लिया गया है और तीसरे को सी मान लिया गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि तीनों बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा मतलब ए बी का समीकरण ज्ञात करेंगे, ए बी का, बी सी का समीकरण ज्ञात करेंगे और ए सी का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ हो तो तीनों बिंदुओं, यदि ए बी सी 3 बिंदु हैं तो ए बी बी सी सी ए का समीकरण ज्ञात करेंगे। हो सकता है कि त्रिभुज की भुजाओं का समीकरण दिया हो तब तो कोई बात नहीं, तो वहाँ से मान सीधे हम वक्र का या वाई का मान हम निकाल लेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेसिंग कर लेंगे, फिगर बना लें। तो यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, अधिकतम क्या है, ये 3 है तो देखिए 1 2 3 बना लिया गया है। वाई एक्स पर 1 2 3 हो गया है, -1 आया तो जितनी दूरी एक्स बराबर 1 लिखा उतना दूरी -1 -2 -3। पहला है बिंदु ए है -1,0, इसका मतलब कि यह -1,0 हो जाएगा। वाई निर्देशांक 0 है, एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स का निर्देशांक माइनस है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ये हो गया बी 1,3, इसका मतलब ये डिस्टेंस 1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 यहाँ से, ठीक। 1,3 हो गया। सी है 3,2, मतलब एक्स का यहाँ से लंब हटा दिया जाए तो ये दूरी 3 होगी और ये दूरी कितनी होगी 2, 3,2 हो गया। अब क्या करते हैं,
ए बी को मिला दिया गया है, बी सी को मिला दिया गया है और ए सी को मिला दिया गया है, ये त्रिभुज बन गया। इसी त्रिभुज का, ये जो पूरे का पूरे त्रिभुज का, ये हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बताया हूँ, ए बी का समीकरण ज्ञात कर लीजिए। ए बी दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण का फार्मूला मालूम है। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है। ए बी का समीकरण क्या हो जाएगा, इसको x1 y1 मान लिया जाए, इसको x2 y2 मान लिया जाए, तो ए बी का समीकरण निकल जाएगा। ये हमारा एक हो गया। बी सी का समीकरण x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, तो सरल रेखा बी सी का समीकरण निकल गया। इसी तरह सरल रेखा ए सी का समीकरण x1 y1 और x2 y2। ए बी बी सी सी ए का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका समीकरण, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, बिंदु बी से इस पर लंब डाल दिया गया है और बिंदु सी से लंब डाल दिया है। अब देखिए जरा, ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि ये क्या देखिए, भाग ए बी यम, भाग ए बी यम, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। फिर भाग बी सी, देखिए बी सी एन एम, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ठीक, पूरा, और उसमें से भाग ए सी एन, भाग ए सी एन मतलब ए, भाग ए सी एन का क्षेत्रफल घटा दें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, वही किया गया यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो गया, बराबर त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल लिखा, देखिए त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी, देखिए ए बी एम का क्षेत्रफल प्लस बी सी एन एम, बी सी एन एम का क्षेत्रफल। देखिए ए बी एम का क्षेत्रफल, बी सी एन एम बी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ए एन सी का क्षेत्रफल। ठीक, अब ए बी एम भाग ए एम बी एम के लिए देखिए, भाग ए बी एम में सरल रेखा या वक्र का समीकरण क्या होगा, ए बी का समीकरण, मतलब y का मान ए बी के समीकरण से ले लेंगे। इस भाग के लिए वक्र का समीकरण y का मान कहाँ से लेंगे, बी सी के समीकरण से ले लेंगे। और इस भाग के लिए ए सी एन, वाई का मान क्या होंगे, यहाँ जो ए सी का समीकरण आया हुआ है वहाँ से y का मान ले लेंगे। ये हो गया। अब भाग त्रिभुज ए बी एम के क्षेत्रफल, भाग ए बी एम के लिए देखिए लिमिट क्या होगा, भाग ए बी एम के लिए लिमिट क्या होगा, ए बी एम, देखिए भाग ए बी एम के लिए लिमिट एक्स का मान कहाँ से, -1 से 1 तक चेंज हो रहा है, -1 से 1 तक, तो लोअर लिमिट -1 हो जाएगी, अपर लिमिट। भाग बी सी एन एम, इसके लिए एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 to 3, लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 3, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, अपर लिमिट। और भाग ए सी एन, इसके लिए क्या हो जाएगी, एक्स का मान कहाँ तक जा रहा है, -1 से लेकर के 3 तक जा रहा है। ये -1 से 1 तक, 1 से 3 तक, -1 से हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग इसके बारे में भी अध्ययन किए थे कि यदि ऐसा वक्र आ जाए कि एक्स अक्ष के ऊपर भी कुछ एरिया हो और एक्स अक्ष के कुछ नीचे भी एरिया हो, तब उसका हम कैसे, फार्मूला लिखा भी गया था, तब उसका हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे लिखा हुआ है x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब क्या, x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई और वक्र y बराबर sin x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये x बराबर 0 है, मूल बिंदु हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पाई हो गया 2 पाई, ये साइन का जो है ये ट्रेसिंग होता है, ये ऐसे, ये साइन वाई और साइन एक्स ऐसे आगे चला जाएगा। लेकिन 2 पाई देखिए 0
π/2 मैक्सिमम होगा, साइन पाई का मान फिर 0 हो जाएगा, फिर 3π/2 नीचे आएगा, फिर 2π तक। कह रहा था 0 से 2π तक का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करिए। इसका मतलब कि ट्रेसिंग हो गई, ये वक्र का समीकरण y बराबर साइन एक्स एच। तो एरिया आ गया, ये ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाले देखिए इस साइडेड एरिया के लिए x का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके पाई तक चेंज हो रहा है, और इस वाले एरिया के लिए पाई से लेके 2π तक चेंज हो रहा है। तो अभी क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा भाग OABO, OABO का क्षेत्रफल प्लस भाग BCDB का क्षेत्रफल, दोनों भाग का क्षेत्रफल निकाल करके हम जोड़ देंगे। मार ले लेते हैं, मार इसलिए ले लेते हैं कि अब नीचे आएंगे तो y का मान माइनस होना है, लेकिन क्षेत्रफल क्या करना, दोनों क्षेत्रफल ऐड करना है। तो इसको हम मार लेकर के मतलब एब्सोल्यूट क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों को निकाल करके जोड़ते हैं। ऊपर का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, नीचे का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए मार लिखा हुआ है। यहाँ मार हो गया, मतलब केवल धनात्मक मान लेना है। 0 से पाई हो जाएगा, देखिए 0 से पाई हो गया, y की जगह हो जाएगा साइन एक्स dx प्लस दूसरे वाले लिमिट के लिए पाई, यहाँ पाई से लेके 2π तक साइन एक्स dx। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसे हल कर लेंगे, लास्ट में कुछ भी आएगा, मार्ट के अंदर माइनस आता है तभी हम पॉजिटिव ही लेना है। ये हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब एक दो प्रश्न थे, अभी प्रश्नावली का भी देख लिया जाए। प्रश्नावली का 11वां प्रश्न है। कह रहा है कि समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए वक्र माड x प्लस माड y बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये वक्र का समीकरण दिया हुआ देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक। और हम जानते हैं कि माड x बराबर होता है प्लस x जब x का मान क्या हो, 0 से ज़्यादा हो, और माड x बराबर होता है माइनस x जब x का मान 0 से कम हो। उसी का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो प्रथम चतुर्थांश में x और y क्या होता है, दोनों धनात्मक होता है। इसका मतलब कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 धनात्मक हो गया। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 1 हो गया। हम इसको मान लिए कि यह सरल रेखा का नामकरण कर दिए AB है। देखिए लिखा हुआ माना कि रेखा AB है। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान 0 से कम है, मतलब ऋणात्मक है, और y का मान क्या होता है, धनात्मक। तो जब x का मान ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, और y का मान धनात्मक है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। तो यह समीकरण हो गया, इसको हमने मान लिया BC। तृतीय चतुर्थांश में x और y क्या होता है, दोनों ऋणात्मक होता है। इसका मतलब माड x बराबर हो जाएगा माइनस x और y बराबर हो गया, इसको हमने मान लिया CD। और चौथे में क्या होता है, x धनात्मक होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो माड x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y लेस देन 0 तो माइनस y हो गया, इसको हमने मान लिया DA। ऐसे इस प्रकार 4 सरल रेखा प्राप्त हो गई इससे। अब चारों सरल रेखा यदि प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए, देखा जाए AB, देखिए यहाँ बना हुआ है, ये हो गया सरल रेखा x प्लस वाई, इसको ये मान लिया गया। देखिए AB BC और DA हो गया। देखिए दोनों सरल रेखाओं, अब सबका यदि प्रतिच्छेद बिंदु निकालें हम AB और BC, देखिए AB और BC का निकालेंगे तो 0 का मान आ जाएगा। BC और CD का निकालेंगे तो -1 का 0 आ जाएगा। AB और DA का निकालेंगे तो 1 का 0, और CD और DA का निकालेंगे 0 का -1 हो जाएगा। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, सीधे लिख दिया गया है, यहाँ पे मिला दिया है। ये सरल रेखा ऐसे चारों सरल रेखाएं मिल करके इस प्रकार की आकृति बना रही हैं, और हमको साइडेड एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। अब यदि ये देखा जाए कि एरिया क्या बन क्या रहा है, तो इसकी लंबाई देखिए, ये भी 45 अंश का कोण बनाएगा, निकाला जाए, ये भी 45 अंश का कोण बनाएगा। कुल मिला जुला करके यह भुजा की लंबाई ज्ञात किया जाए, इसकी ज्ञात किया जाए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, ये पूरा का पूरा एरिया वर्ग बन रहा है। यहाँ लिखा भी है यही एक वर्ग बन रहा है, ABCD एक वर्ग बन रहा है, मतलब पूरा भाग। देखिए ये चारों भाग आपस में क्या है, सम्मित है। यदि एक भाग का हम निकाल लें, ठीक,
यदि एक भाग का निकालना है हम क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश वाला, केवल प्रथम चतुर्थांश वाला क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे ऐसे, इसका क्षेत्रफल निकालना है और उसका 4 गुना हम कर दें तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, यहाँ नाम का इसका यहाँ ओ छूट गया है, यहाँ ओ लिख दीजिएगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, इसका क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से निकाल लिया जाए और इसका 4 गुना कर दिया जाए तो पूरा साइडेड एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए इस एरिया के लिए एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके, मतलब लिमिट क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन की, 0 से लेके 1 तक हो जाएगी। वाई डी एक्स होता है जानते ही हैं, तो वाई का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ वक्र देखिए, इसमें वक्र ही आ रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर 1 है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब इस क्षेत्रफल ए बराबर 4 इंटू प्रथम चतुर्थांश में 6 अंक के भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, 4 इंटू लिमिट, देखिए इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो गया और y बराबर क्या आ गया, 1 माइनस एक्स, यहाँ से देखिए y बराबर हो गया 1 माइनस एक्स डी एक्स। हल करेंगे तो ये 2 वर्ग इकाई आ गया। ठीक, एक लास्ट प्रश्न एक और कर लिया जाए। ये 18वां प्रश्न है, कारा के क्षेत्र वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 6x ऐसे और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 6x, इसका मतलब ये हो गया कि परवलय के बाहर, परवलय पर इक्वल लिखा हुआ है, परवलय पर और परवलय के बाहर का भाग, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। यदि लेस देन होता वाई स्क्वायर ऐसे लेस देन होता, इसका मतलब परवलय पर और परवलय के अंतर्गत, यदि ये होता लेस देन होता, इसका मतलब यह भाग, ग्रेटर देन है मतलब उसके बाहर का भाग। ठीक, तो ये कह रहा है कि क्षेत्र वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 6 मतलब परवलय के बाहर तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 16 मतलब वृत्त के अंतर्गत, देखिए ये वृत्त के अंतर्गत, ये वृत्त के अंतर्गत और परवलय के बाहर जो कॉमन एरिया है, मतलब ये एरिया ऐसे कैसे बनाया जाए, एरिया देखिए ये परवलय के बाहर और वृत्त के अंतर्गत इस एरिया का हम क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ये कह रहा है जो कॉमन है। इसका मतलब कि यदि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से जो साइडेड एरिया बना हुआ ब्लैक कलर का, इसका क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात कर लें तो जो यह कारा कॉमन एरिया उसका क्षेत्रफल हम निकल जाएगा। ठीक, तो दिए गए परवलय का समीकरण हो गया वाई स्क्वायर बराबर हो गया 6x हो गया, दिए हुए वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 हो गया, केंद्र क्या होगा इसका 0 0, त्रिज्या क्या हो जाएगी 4, दोनों का हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे -2 हो गया। ठीक, -8 चूँकि वृत्त की त्रिज्या x, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 और एक थोड़ा -8 आ जाएगा और एक थोड़ा जब -8 रखेंगे तो वाई स्क्वायर निगेटिव होना इमेजिनरी हो जाएगा, यह मान हम नहीं लेंगे, एक बराबर हम 2 ले लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब कि परवलय और वृत्त ऐसे बिंदु पर काट रहे हैं जहाँ पर एक्स का मान कहाँ है 2 है, मतलब बी की जगह पे एक्स बराबर क्या है देखिए 2, या यदि एक्स बराबर 2 ले लेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, कर्ण में 12, मतलब ये प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा बी का निर्देशांक हो जाएगा 2 कड़ी में 12, मतलब यहाँ से लंब डाल दें, ये लंब डाल दें इसको ए यहाँ पे, यह पोर्शन देखिए और ये यम है, यम है। ठीक, यहाँ से लंब डाल दिया गया, इसका मतलब कि यदि यम का जो निर्देशांक है ये हो जाएगा 2,0 होगा, 2,0। हम इस साइडेड एरिया का देखिए, यदि इस साइडेड एरिया का क्षेत्रफल निकालना है और इसका दूना कर दें तो पूरे साइडेड एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ
इसके लिए देखिए पहले बार ओ बी यम, यहाँ यम है दिखाई नहीं, ओ बी यम के लिए लिमिट क्या हो रही है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है। देखिए 0 से 2, 0 से 2। और इसके लिए वक्र क्या है, परवलय। देखिए ये भाग परवलय में आ रहा है, तो इसके लिए वक्र क्या है, परवलय। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और यहाँ से देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ क्या हो रहा है, x का मान कितना है, 2 है, तो 2 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। और इस भाग के लिए ये किसका भाग है, ये वृत्त का भाग है। ठीक, तो y का मान क्या करेंगे, वृत्त के समीकरण से निकालेंगे। और लिमिट क्या हो जाएगा, 2 से लेके 4। और इस भाग के लिए क्या था, 0 से 2, और y का मान परवलय का था, वही लिखा गया है यहाँ। अभी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, -2 गुणे भाग ओ ए बी ओ, इसका पूरा क्षेत्रफल हो गया। ये हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 है, तो पाई गुणे 4 स्क्वायर हो गया, -2 गुणे हो गया 0 से 2। देखिए 0 से 2, एक्स का मान 0 से 2 तक वेरी कर रहा है, 0 से 2। और वाई का मान कहाँ से निकाल लेंगे, परवलय के समीकरण से निकाल लेंगे। प्लस यहाँ से देखिए इस भाग के लिए एक्स का मान 0 से लेके 4 तक वेरी कर रहा है, तो 2 से 4 हो गया। और वाई का मान समीकरण, वृत्त के समीकरण से निकाल लिए। इसको पूरा हल करेंगे फार्मूले से लगा करके, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक, इसको जो हल करिएगा, बाकी सभी प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिए। जो नहीं आता है उसको आप ज़रूर पूछें। अब आज फिलहाल यह चैप्टर जो है समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित चैप्टर खत्म हो रहा है। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।